Hello student, welcome back again to my channel. I am Kanchan and you are watching KS classes. जैसा कि मैंने आपको शीत युद्ध के बारे में जो क्लास 12th का चैप्टर है उसकी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अवेलेबल करा दिया और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्यूबा के मिसाइल संकट के बारे में देखेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में देखेंगे, साथ ही कुछ जो ट्रीटी की गई थी, कुछ संधियाँ की गई थी हथियारों से संबंधित, उसे भी देखेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो डालती रहूँगी। तो हम बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट जो शीत युद्ध के दौरान हुआ वह क्या था, और ये क्लास 12 के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसे मैं आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सभी को ये मैप दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसके अंदर देखो कि संयुक्त राज्य अमेरिका ये रहा और ये क्यूबा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से सटा हुआ एक देश है जिसका नाम है, द्वीपीय देश है, उसका नाम है क्यूबा। द्वीप इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके अंदर पूंजीवादी और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था है, जबकि क्यूबा में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। और हम बात करते हैं हम रशिया की, यानी जो आपका रशिया है ये पहले पार्ट था आपका, ये सोवियत संघ कहलाता था। तो पहले ये क्या था, सोवियत संघ था, क्योंकि ये सोवियत संघ 15 कंट्रीज से मिलकर बना था, जिसे हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हो कि जो ये सोवियत संघ है इसके अंदर पहले साम्यवादी व्यवस्था थी। तो हम देखते हैं, अब आप एक चीज़ देखो, जो सोवियत संघ है वहाँ भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, क्यूबा है यहाँ भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अब जो दोस्ती है या फ्रेंडशिप कहें तो किन किन देशों के बीच में होगी, सोवियत संघ के बीच में और क्यूबा के बीच में। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही साम्यवादी देश हैं। तो अब क्या था कि जो यहाँ पर रशिया है सोवियत संघ है वो क्यूबा की हर तरह से मदद करता था, उसे आर्थिक रूप से भी मदद करता था, उसे राजनीतिक रूप से भी मदद करता था। तो उसे हर तरीके से मदद पहुंचाई जाती थी, यानी क्यूबा को किससे मदद मिलती थी? सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ और इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब जो सोवियत संघ के नेता हैं उस टाइम निकिता क्रुश्चेव, तो उन्होंने सोचा क्यों ना क्यूबा में हम अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दें। तो एक दिन जो यहाँ के निकिता क्रुश्चेव हैं इन्होंने क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा के नेता थे फिदेल कास्त्रो। तो इसी तरह से अमेरिका के उस टाइम राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। तो हम देख सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, क्यूबा के थे फिदेल कास्त्रो और सोवियत संघ के थे निकिता क्रुश्चेव। तो इन्होंने क्या करा, सोवियत संघ ने क्यूबा में अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और परमाणु मिसाइलें तैनात होने के 3 हफ्ते बाद राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को इस बारे में पता चला। अब आप खुद देख सकते हो, पहले अगर सोवियत संघ यहाँ से हमला करता संयुक्त राज्य अमेरिका पे तो इसको ज़्यादा टाइम लगता, या वो इसका कुछ ये एरिया ही या कुछ स्मॉल पोर्शन में एरिया को ख़त्म कर सकता है। लेकिन अब जब इसने परमाणु मिसाइलें यहाँ तैनात कर दी तो अब ये क्या कर सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से पे अटैक कर सकता था। अब जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसको इस बात की खबर लगी तो उन्हें गुस्सा आया, तो उन्होंने बात करी सोवियत संघ से कि आप अपनी मिसाइलों को हटा लो। लेकिन सोवियत संघ ने जब अपनी मिसाइलें आगे से नहीं हटाई तो कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका के जंगी बेड़े हैं वो क्यूबा की तरफ आने वाले सोवियत के जहाज़ों को रोक ले।
तो ये एक तरह से गंभीर चेतावनी थी। इसी को क्यूबा का मिसाइल संकट कहा गया है। तो यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से जो जहाज आते थे उनको समुद्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के जंगी वेड़ों द्वारा रोक लिया गया, और यहाँ से जो क्यूबा को मदद मिलती थी इससे सोवियत संघ से, अब वो बंद कर दी। तो यही कहा जाता है कि शायद जो सोवियत संघ है उसने या तो अपने जहाज़ों की गति धीमी कर ली या धीरे धीरे उसने वापस ले लिए। तो इसी तरह से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ के बीच में जो लड़ाई हो सकती थी तो वह एक तरह से रुक गई। अगर ये लड़ाई हो जाती तो ये बहुत खतरनाक साबित होती, क्योंकि दोनों ही देशों के पास उस टाइम परमाणु हथियार थे और इन्होंने इतनी अधिक मात्रा में अर्जित कर लिए थे कि अगर परमाणु हमला होता तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन सा देश जीता और कौन सा हारा। यानी दोनों ही देशों को इसकी बहुत हानि उठानी पड़ती। तो आई होप आपको क्यूबा का मिसाइल संकट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इसी टाइम पीरियड में दो ध्रुवीयता को चुनौती दी गई। इसका मतलब है कि जो हमारा पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, सोवियत संघ और अमेरिका, उसको चुनौती देने के लिए एक आंदोलन हुआ जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो जड़ है उन्हें हम यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रेज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती में देख सकते हैं। तो यूगोस्लाविया के जो नेता थे और भारत के जवाहरलाल नेहरू थे और मिस्र के जो नेता थे, इन तीनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। 1956 में इन्होंने एक बैठक की और दो और देश थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा, इन्होंने मिलकर उनका जोरदार समर्थन किया। तो ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते हैं। अभी आपको पीछे दिखाऊंगी कि कौन कौन नेता थे। तो ये क्या चाहते थे, यह चाहते थे कि हमें ना अमेरिका में शामिल होना है ना हमें सोवियत संघ में शामिल होना है, हम अपनी एक अलग ही नीति बनाएंगे। यानी इन दोनों जो गुटबंदियां बन रही हैं तो इन दोनों देशों से ही हम दूर रहेंगे। उसी का नाम इन्होंने जो विकल्प सोचा वह था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अगर पहले सम्मेलन की बात करें तो ये 1961 में बेलग्रेड में जो यूगोस्लाविया की राजधानी है वहाँ हुआ, और इसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन था, जो बांडुंग सम्मेलन था, उसी में देखी जा सकती है। बांडुंग में ये सब मिले थे और उसके बाद ही इसकी नींव उसके अंदर रखी गई। तो इस आंदोलन के संस्थापक देश और नेता के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वह भारत के, कर्नल नासिर हैं मिस्र के, डॉक्टर सुकर्णो हैं वो इंडोनेशिया के, मार्शल टिटो यूगोस्लाविया के और वामे एनक्रुमा घाना के। और आपसे जो 1 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो इसीलिए आपको डीपली चैप्टर को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। तो अब इसमें हमने बात करी कि इन 5 देशों की क्या परिणति थी, यानी इन 5 देशों ने मिलकर क्यों ये सम्मेलन करा। तो इन्होंने कहा कि हम आपस में सहयोग करेंगे और शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, इन्होंने कहा हमसे जितनी कोशिश की जाएगी उतनी कोशिश करेंगे कि शीत युद्ध को विश्व युद्ध में ना बदलने दें। तो इन्होंने कहा था कि जो भी नए स्वतंत्र देश हो रहे हैं अफ्रीका के या एशिया के, कोशिश करेंगे कि वो इन दोनों गुटों में शामिल ना हो और वह भी अपनी एक स्वतंत्र नीति रखे, जिसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। अब जब ये पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में, तो इसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए थे। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ती चली गई। 2006 में क्यूबा में हवाना में इसके अंदर जब 14वां सम्मेलन था तो उसके अंदर 116 सदस्य देश थे और 15 पर्यवेक्षक देश थे। अब बात करते हैं, वो मैंने बताई आपको जो 14 सम्मेलन है उसके अंदर कितने लोग थे। अब बात करते हैं कि जब 17वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ वेनेजुएला के भारगिता द्वीप में, ये 2016 में हुआ था। तो इसकी जो
अगर बात करें वर्तमान सदस्य संख्या की तो वह है 120 और इसके साथ ही 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो पर्यवेक्षक हैं। वो देख रहे हैं कि अगर उन्हें अच्छा लगा तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन पहले तो ये सम्मेलन इसलिए बना था कि हमें इन दोनों गुटों में शामिल नहीं होना, लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूट गया तो तभी से शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अभी भी इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन का या गुटनिरपेक्ष गुट का एक तरह से अस्तित्व है, क्योंकि अब ये नई नीतियों पे चलता है। इसमें आतंकवाद, पश्चिम एशिया की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या, निशस्त्रीकरण, तो इन सब मुद्दों पर भी चर्चा होती है और इन्हीं सब की 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा की गई। तो 18वां जो नाम सम्मेलन का आयोजन है वो अजरबैजान में 2019 में होना तय हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वह क्या था। तो यही थी, एक नीति थी कि हमें दोनों कंट्रियों के साथ शामिल नहीं होना, हमें एक अपनी स्वतंत्र नीति बनानी है। अगर हम पे एक आक्रमण करेगा तो हम दूसरी साइड उससे सहायता मांग सकते हैं। अगर दूसरा देश बेवजह हम पे आक्रमण करेगा तो पहले से जाके हम संधि कर सकते हैं या उससे मदद मांग सकते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों किसी एक में शामिल हो जाते तो दूसरे गुट के शत्रु बन जाते। अब इनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो दोनों ही देशों से मदद ले सकते थे, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के संगठन नाटो के अंदर शामिल हो चुका था। तो अब हम बात करेंगे कि दो नीतियां हैं, एक तो पृथकतावाद और दूसरा है हमारा तटस्थता। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है पॉलिटिकल साइंस में, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो कौन सी है पृथकतावाद? तो पृथकतावाद क्या है? तो इसमें ये पृथकतावाद होता क्या है? तो पृथकतावाद एक नीति होती है जिसके अंदर कोई भी देश अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कि गुटनिरपेक्षता है वो पृथकतावाद या तटस्थता की नीति नहीं है। तो पृथकतावाद में तो क्या हुआ, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रख लिया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रख रखा था, यानी वह किसी भी देश में शामिल नहीं होता था। किसी भी कंट्री में कुछ भी होता रहे, जब से उसे आज़ादी मिली थी वो दूसरी कंट्री के बारे में सोचता नहीं था। तो इसी को बोलते हैं हम पृथकतावाद। और तटस्थता का मतलब होता है युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना, यानी युद्ध में शामिल ना होना। तो लेकिन जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो ना तटस्थता की नीति थी ना पृथकतावाद की थी, क्योंकि पृथकतावाद में तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काटकर अलग रखना है, जबकि हमारे देश के नेताओं को जब जब लगा कि हमें दूसरे देश के साथ मदद लेनी है या उनकी मदद करनी है तो हमने उनकी मदद भी की और उनसे मदद भी ली। इसी तरह से हमने यह नीति नहीं बनाई थी कि हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, तो अगर ज़रूरत पड़ती तो हम युद्ध में भी शामिल होते और युद्ध में शामिल हुए भी हैं। तो इस तरह से बस भारत की यही कोशिश थी कि किसी भी तरह से युद्ध को टाला जाए और आपसी बातचीत के द्वारा ही किसी भी चीज़ को महत्व दिया जाए। अब हम बात करते हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की कि ये क्या थी। 1972 में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसमें यह कहा गया कि जो धनी देश हैं वह गरीब देशों का शोषण करते हैं, तो हम उनका शोषण किस तरह से रोक सकते हैं। तो इसके लिए एक रिपोर्ट पेश की गई जिसको कहा जाता है टुवर्ड अ न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, कि किस तरह से जो छोटे देश हैं उनको हम अधिकार दे सकते हैं जिससे वो अपना विकास कर सके। तो इस नीति के तहत ये कहा गया था कि जो अल्पविकसित देश हैं उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण
प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। तो ये क्या था कि जो पश्चिम की कंट्रीज़ हैं वो अल्प विकसित देशों में जाती हैं और वहाँ के खनिज पदार्थों को दोहन करती हैं। तो अब ये पूरे उनको नियंत्रण दे दिया गया कि अब पश्चिम के देशों का मनमानी नहीं चलेगी, अब वो अपने विषय में खुद सोच सकते हैं। और यह भी कहा गया कि जो अल्प विकसित देश हैं अब उनकी पहुंच पश्चिम देशों के बाज़ार तक होगी, वे वहां जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। इससे गरीब देशों के लिए व्यापार फ़ायदेमंद होगा। और कहा गया था कि अगर कोई भी देश पश्चिम देशों से टेक्नोलॉजी को मंगवा रहा है तो उसकी लागत कम होगी, उन्हें सस्ते दामों पर जो प्रौद्योगिकी है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और अल्पविकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। तो ये सारी कुछ नीतियाँ बनाई गई थी जिससे कि जो अल्पविकसित देश हैं या गरीब देश हैं जिनका अभी उदय हुआ है, इन्हें आज़ादी मिली है, तो वो अपना विकास कर सके। तो इसी चीज़ को नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से शस्त्र नियंत्रण को लेकर संधियाँ बनाई गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए इसी तरह से ज़्यादा वीडियो बनाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग केएस क्लासेस।